नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। महाकुंभ के अवसर पर हरि गुप्ता द्वारा कैलाश यात्रा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर का उद्देश्य कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी समस्याओं और रहस्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर लखनऊ में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिससे आयोजन की रूपरेखा और इसके महत्व पर चर्चा की गई। ये हम कैलाश यात्रा संबंधित अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय पासपोर्ट धारक को पिछले 5 वर्षों से कैलाश पर जाने की अनुमति नहीं मिलती है और कैलाश में बहुत सारी मिस्ट्रीज और आध्यात्मिक उन्नति के स्रोत हैं जो लोग देखकर महसूस करके आए हैं। उनको हम पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं, अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और कुंभ में हम इसका आयोजन कर रहे हैं, जिसके जरिए सब जनता तक इस बात को पहुंचाया जाए, क्योंकि अभी तक उसकी अवेयरनेस बहुत कम है। इसलिए हमारा ये प्रयास पूरा आपका कार्यक्रम रहने वाला है जी 40 दिन पूरा रहेगा। हमारा कैंप है वहाँ पर सेक्टर 12 में, कैलाश यात्रा कैंप से ही है और वहाँ पर डेली प्रोग्राम होगा, भोजन होगा और कुछ लोगों का थोड़ा बहुत रहने की व्यवस्था भी क्रिएट की गई। कितने लोगों की टीम आपकी लगी रहेगी वहाँ पर? करीब 25-30 लोग तो मिनिमम रहेंगे उधर में, जो वहाँ पर सारी व्यवस्था करें। मतलब जो मैं तो बाहर रहता हूँ, पर ऐसे ही सारी व्यवस्था की गई है और वहाँ पर पूरा जो भी होगा भोलेनाथ सब व्यवस्था कराए। क्या संदेश देंगे जो कुंभ में लोग आ रहे हैं, उनको क्या संदेश कि इस कैलाश के बारे में वो समझें, उसकी महत्ता को समझें, महसूस करें और इसके विषय में जो भी वो योगदान कर सकते हैं, इसको आगे फैलाने में, बात करने में, सरकार से बात करने में और अपने आध्यात्मिक लाभ के लिए इसका भी अनुभव लें। जैसे सब जगह यात्रा पर लोग जाते हैं, वहां पर फील करते हैं, अनुभव करते हैं, वैसे ही वो उसका करें। पर कुंभ के बाद भी कुछ इस तरह का आयोजन किया जाएगा? जी, हमने पहले एक बार दिल्ली में किया, अभी वृंदावन में संतों का समागम किया और अब कुंभ में कर रहे हैं। तो आगे जैसे जैसे जहां पर जो भी संभावनाएं होंगी, हमारी तरफ से कोशिश जारी रहेगी। लखनऊ की शक्ति भवन में बिजली निजीकरण को लेकर बिजली कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई। एनर्जी टास्क फोर्स की बैठक में निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए कंसल्टेंट नियुक्ति किए जाने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद बिजली कर्मियों ने पूरे प्रदेश में विरोध दिवस मनाने की घोषणा भी की। इसलिए जो पूरे प्रदेश में ये लूट मची है, इस लूट को बचाने का दायित्व हम सबका बनता है, क्योंकि आज जो नियमित कर्मचारी 29,000 हमारे विभाग में काम कर रहे हैं, आज जो आपकी सेवा शर्तें हैं वो किसी भी प्रकार की जब निजी कंपनी आ जाएगी तो आपकी सेवा शर्तें समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि प्रबंधन ने आपके सामने एक ऑप्शन रखा था कि निजीकरण से जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं चाहे तो उसी कंपनी में काम करें। इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उड़ीसा में जो टाटा कंपनी काम कर रही है वहां पर बिजली विभाग का एक भी कर्मचारी, इसलिए आप लोग गलतफहमी के शिकार मत होइए कि निजी कंपनी आ जाएगी और उस निजी कंपनी में काम करें। बिजली निजीकरण को लेकर बिजली कर्मचारियों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में आज लखनऊ के शक्ति भवन पर बिजली कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप यहां तस्वीरों में देख सकते हैं, महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई, हाथों में पैम्पलेट्स लेकर महिलाएं भी यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो बिजली के कर्मचारी और पदाधिकारी हैं इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। आज आप लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे पहले भी किया गया। क्या लगता है आप लोगों की मांगे पूरी होंगी? देखिए, ये हमारी मांग नहीं है, ये पूरे प्रदेश की जनता की मांग है, ये किसानों की मांग है, कर्मचारियों की मांग है। ये निजीकरण किसी को भी स्वीकार नहीं है। आप जानते हैं जहां जहां बिजली का निजीकरण हुआ है, बिजली के दरों में बेहतर से वृद्धि हुई है। अभी 5 साल से उत्तर प्रदेश में जो बिजली के रेटों में वृद्धि नहीं हुई है, जबकि आप टाटा का देखिए, उड़ीसा में हर साल टैरिफ में 15 से 20% वृद्धि हो रही है। मुंबई में टाटा है, वहाँ पे 17 रुपए प्रति यूनिट की बिजली है घरेलू की अधिकतम, हमारे यहाँ 6.5 रुपए अधिकतम बिजली है। हम लोग बहुत सस्ती बिजली दे रहे हैं। तो जैसे निजीकरण होगा, सबसे पहले बिजली की रेट में पर ईयर बढ़ोतरी होगी। दूसरी बार अप्रैल 2023 से बाद
हमारा किसान जो है मुफ्त बिजली ले रहा है पूरे प्रदेश में, लेकिन ग्रेटर नोएडा या एनपीसीएल प्राइवेट कंपनी है, वहां पे किसान आंदोलन कर रहा है क्योंकि उसको मुफ्त बिजली नहीं मिल रही है। टोरेंट पावर है, 5.5 रुपया की बिजली खरीद कर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट कंपनी टोरेंट पावर को 3.5-4.5 रुपया बिजली दे रहा है, तो 1 रुपया पर यूनिट घाटा उठा रहा है। मात्र टोरेंट की वजह से 275 करोड़ का नुकसान हुआ एक साल में विभाग को, और 14 साल से टोरेंट काम कर रही है। 2400 करोड़ रुपया का नुकसान मात्र टोरेंट की वजह से हुआ है। तो इतना बड़ा नुकसान, टोरेंट कौन है भाई? टोरेंट क्या लगता है आपका? और टोरेंट सिर्फ कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल लोग, जो आगरा का शहर है, लेदर कैपिटल है पूरे देश की, उसको बिजली दे रहा है। वो किसान को बिजली नहीं दे रहा है, वो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन उपभोक्ता को बिजली नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार का अगर आप लूट जो टोरेंट ने मचाया आगरा में, उस प्रकार की लूट अगर 42 जनपदों में आप करना चाह रहे हैं, तो ये प्रदेश का बिजली कर्मचारी, ये किसान और उपभोक्ता ये लूट नहीं होने देगा, और निजीकरण हमें किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं। आज देखिए बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, सभी ने करोड़ मरोड़ की भावना के साथ ये संकल्प लिया है कि हम मर जाएंगे लेकिन निजीकरण नहीं होने देंगे। साथियों, इसी के साथ यहाँ पे ये लोग खड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं। और निजीकरण पे आपने देखा है कि हम लोगों ने बनारस में भी बिजली पंचायत की है, इलाहाबाद में भी की है, हमने जो गोरखपुर में भी की है, झांसी में भी की है, आगरा में भी की है। बड़ी संख्या में बिजली का उपभोक्ता, किसान और कर्मचारी हमारे साथ है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये बिजली जन जन की समस्या है, इसको व्यापार मत बनने दीजिए। आज गरीब, सबसे ज्यादा गरीब उपभोक्ता पूरे देश का पूर्वांचल का उपभोक्ता है, जहाँ से मुख्यमंत्री स्वयं आते हैं। दक्षिणांचल का, बुंदेलखंड का सबसे गरीब उपभोक्ता है। अगर 70 रुपया की बिजली महंगी हो जाएगी तो जो हमने घर घर में जाके कनेक्शन दिए, सभी लोग उन्हें लाइन टन युग में आ जाएंगे, गरीब की पहुंच से बिजली बाहर हो जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है, तुम बेईमान जो कंपनियां हैं, जो भ्रष्ट प्रबंधन है, उसकी चाल में आप मत फंसिए। ये लोग बेच के चले जाएंगे, बाद बाकी बदनामी आपके ऊपर आएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है प्रस्ताव को निरस्त किया जाए। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन जल्द ही कंसल्टेंट जो चयन प्रक्रिया है उसका टेंडर निकालेगा। देखिए, कंसल्टेंट के लिए कल चीफ सेक्रेटरी अध्यक्ष में बैठक हुई है, उन्होंने आरएफपी जो डॉक्यूमेंट है उसको मंजूरी दे दी है। अब 2-3 दिन के अंदर बिडिंग होगी। अब कंसल्टेंट जिन कंपनियों को खरीदना है, उन्हीं की साठगांठ करने वाली कंपनियों को ये टेंडर मिलेगा, और वो मन मुताबिक जो लूट बचाने वाले हैं वही अपना रिकमेंडेशन देंगे, उसी के आसपास निजीकरण होगा। निजीकरण कैसे हो रहा है कि 42 जनपदों की जमीन 1 रुपया में दी जा रही है लीज पे। अरे मुझे कोई लखनऊ में कमाई दे दे 1 रुपया की लीज पे। अब पूरे प्रदेश की संपत्तियां 42 जनपदों की बात 1 रुपया में देने आ रहे हैं। संपत्तियों का अभी तक कोई मूल्यांकन नहीं हुआ है। एक अनुमान के अनुसार 10 लाख करोड़ की संपत्ति है, अब 1800 करोड़, अब 1200 करोड़, अब 1600 करोड़ में देने जा रहे हैं। तो ये निजीकरण नहीं है, ये इतना बड़ा घोटाला है जितना पूरे देश में अभी तक घोटाला नहीं हुआ हुआ। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से पुनः अनुरोध करेंगे कि आपको पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन घोटाले में शामिल करना चाह रहा है, इनसे सतर्क रहिए। आपकी बेदाग छवि है, हम आपके सिर्फ वोटर नहीं है बल्कि भक्त हैं, लेकिन ये निजीकरण कतई स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका साफ कहना है कि निजीकरण हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लगातार इनके तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैनी के साथ मोहम्मद आमिर, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तराखंड में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरने ने जानकारी दी कि विभिन्न माध्यमों से 25,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 20,000 से ज़्यादा केंद्रीय साइबर क्राइम पोर्टल से आई हैं। उत्तराखंड में प्रस्तावित साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण पर केंद्रित होगा, जो उभरते खतरों जैसे क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी से निपटने के लिए विशेषज्ञ तैयार करेंगे। हम लोग जो है 2024 के बाद जो हमारी जो लर्निंग लेसन्स आई है 2024 में पूरा साल भर का हमने डाटा एनालिसिस किया है, तो उससे ये निकल कर आया है कि जो साइबर कंप्लेंट है सडनली काफी ज्यादा जो है मात्रा में उत्तराखंड में बढ़े है। लगभग जो कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स है, और केवल केंद्रीय पोर्टल 1930 की बात करें तो 20,000 से ज्यादा केवल केंद्रीय पोर्टल से ही हमारे पास एमएचए से आए। उसके अलावा जो डायरेक्ट साइबर सेल में लोग जाते हैं, थानों में जाते हैं, वो अलग से है। तो इस तरह से है 25,000 के ऊपर सिर्फ कंप्लेंट्स गई है। अब कई लोगों को कुछ का तो 1000 में पैसे जाते हैं, कुछ का लाख में, कुछ करोड़ में भी जाते हैं। सारे टाइप के मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल हो रहे हैं, नए नए प्रकार से डिजिटल अरेस्ट और जो है डीप फेक और ऐसे नए एआई इंटेलिजेंस वाले भी जो है वो इस तरह से आ रहे हैं। तो टेक्निकली हमको कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा।
हमको एक हमारा जो ढांचा है उसमें भी हमको बदल करना पड़ेगा। 2025 के लिए हमने कई प्लानिंग्स जो है शासन को प्रपोज करा है, तो जिसमें हमारा पूरा ऊपर से लेके ग्राउंड लेवल तक का ढांचा जो है वो ये होगा। तो उसमें जैसा सेंट्रल में अभी एक पूरा नेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन I4C करती है, जैसे साइबर सेंटर ऑफ जो है वो कोऑर्डिनेशन है, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। तो उसी तरह हम राज्य में भी S4C का गठन के लिए प्रपोज कर रहे हैं, जो पूरे नेशनल लेवल पे आपस में कोऑर्डिनेशन करेगी और केंद्र के साथ S4C का गठन होगा। तो जो स्टेट हेडक्वार्टर होगा वो S4C का होगा। उसके अलावा जो है हर एक जिलों में भी एक एक, जैसा अभी हमारे पास 2 ही जो है साइबर थाने हैं, एक कुमाऊं में, एक गढ़वाल में। तो हम चाहते हैं कि हर एक जिले में एटलीस्ट जिला मुख्यालय पे एक एक साइबर पुलिस स्टेशन बन जाए, और जो है वो थाना स्तर पे भी जो है हम लोग उनको सेंसिटाइज करें, थाना स्तर पे भी साइबर डेस्क वगैरह इस टाइप से बने। तो हर लेवल पे जो है वो इस तरफ से हमारे साइबर एक्सपर्ट्स और जो है वो तैयार, हम लोग पूरा ट्रेंड मैन पावर को तैयार करें। तो इसमें कुछ हमने इवन फॉरेंसिक्स में भी हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि साइबर का जब हम रेड करते हैं, जब सीजर होती है साइबर्स की, जैसा हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, तो इसके लिए फॉरेंसिक्स, साइबर फॉरेंसिक्स की गवाही एक्सपर्ट्स माननी होती है। तो उसके लिए हम लोग अलग से डिमांड कर रहे हैं। तो पूरा ढांचे में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हम लोग एक बहुत बड़ा एक्सीलेंस सेंटर उत्तराखंड में बनने जा रहा है, प्रपोज्ड है। तो उसमें भी जो है हम लोग जो पूरी हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होगी, ट्रेनिंग विंग होगी, जिसमें सारे जो एक्सपर्ट्स इसमें कार्य करेंगे और नए नए टाइप के जो क्राइम्स आ रहे हैं उस पर वो रिसर्च किया जाएगा और उसको कैसे वर्कआउट और क्रैक करना है उस केसेस को, क्योंकि बड़ी चुनौती है जो इस क्षेत्र के जो अपराधी है वो बड़ी नई नई टेक्नोलॉजीज, इवन क्रिप्टो करेंसीज और वैलेट्स और बहुत सारा अलग इसमें वो इस्तेमाल हो रहा है। तो उस लेवल का हमको मैचिंग करना पड़ेगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसमें क्या पुलिस कर्मियों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है जो साइबर? बिल्कुल, लगातार जो है जैसा जिस तरह से क्राइम पैटर्न में जो चेंज आया है, तो हमने हमारे जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग हेड में भी पूरा लगातार जो है साइबर में हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। SOPs लगातार जो है पुलिस मुख्यालय से जारी हो रही है। तो इवन हमारा जो डेस्क, फ्रंटलाइन डेस्क होता है, महिला हेल्प डेस्क थाने के ऊपर, जहां सबसे पहले जो कोई भी पीड़ित जाता है थाने में, तो उनको भी एक अलग से ट्रेनिंग दी जा रही है कि जो हमारा महिला हेल्प डेस्क है उनको एक अलग से, जो CCTNS के लोग हैं उनको, सभी को हम लोग साइबर की ट्रेनिंग दें। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में भाजपा पर तीखा हमला किया। उन्होंने भाजपा पर भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उसे गली गलौज पार्टी कहा। सिंह ने दावा किया कि भाजपा नेताओं ने वोट खरीदने के लिए खुलेआम 1100 बांटे। उन्होंने यह भी कहा कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि गली गलौज पार्टी के नेताओं को उनकी पार्टी ने 10,000 दिए थे, जिसमें से केवल 1100 बांटकर शेष राशि बचाने की योजना बनाई गई। बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रहा हूं। अभी गाली गलौज पार्टी के कुछ नेताओं ने दिल्ली के अंदर 1100 रुपए वोट खरीदने के लिए बांटे और पूरे मीडिया में दिल्ली में इस बात की चर्चा हुई, चारों तरफ चर्चा हुई। खुलेआम नोट देके वोट खरीदने की कोशिश की गई। उसके बाद हमने पड़ताल की, जांच की कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, और हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली वो और गंभीर है कि दरअसल गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए अपने नेताओं को दिया था कि वोट खरीदो, 10-10 हजार रुपए बांटो। अब इनके नेताओं ने सोचा कि चुनाव तो हारना ही है, चुनाव में तो जीतने की कोई संभावना है नहीं अरविंद केजरीवाल से, तो बेहतर है चुनाव में पैसे ही कमा लो। तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया, बोले 9,000 जेब में रखो और 1100 रुपए बांट दो। तो 1100 रुपए बांट दिया, 1000 रुपए बांट दिया।
और 9-9 हजार रुपए बचा लिया। तो मैं दिल्ली की जनता से यह कहना चाहता हूं और गाली गलौज पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इस बात की सच्चाई देश के सामने, दिल्ली की जनता के सामने उजागर करें। मैं इनके नेताओं से पूछना चाहता हूं कि इस बात की सच्चाई दिल्ली की और देश की जनता के सामने उजागर करें। 10-10 हजार रुपए वोटर्स के लिए आपको भेजा गया था और भेजा गया था। गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने अगर 10-10 हजार रुपए दिया था तो आपने पूरे पैसे क्यों नहीं बांटे? 9-9 हजार रुपए मार क्यों लिए जनता के? ये तो उनके लिए आए थे, वोट खरीदने के लिए आए थे। तो मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, अगर ये आपके पास आए, वोट मांगने के लिए आए, तो इनसे कहना जो तुम्हारे नेताओं ने 10 हजार रुपए भेजे थे उसका 9 हजार कहां है? उसका बाकी का 9 हजार क्यों मार लिया? वो पैसा कहां है? उसको दो हमें। ये काम दिल्ली के लोगों को अब करना है, इनके घोटाले को उजागर करना है, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करना है। आज गाली गलौज पार्टी ने पूरे चुनाव को भ्रष्ट बनाने का, इनके नेताओं ने पूरे चुनाव को भ्रष्टाचार के जरिए वोट खरीदने का एकमात्र साधन और जरिया बना लिया है। और इसलिए दिल्ली की जनता से मैं फिर कहना चाहता हूं कि गाली गलौज पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के अपने नेताओं को 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए दिया था, उसमें से 9 हजार रुपए लोग मार के बैठे हुए हैं। अब की आए तो उसका हिसाब लेना, इनसे पूछना 9 हजार रुपए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में 2025 की पहली कैबिनेट बैठक में युवाओं को रोजगार और किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर दिया गया। बैठक में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को 12 जनवरी से शुरू करने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सांची ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए विशेषज्ञों को शामिल करने का प्रस्ताव भी पास हुआ। बैठक में 26 दिसंबर को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में हुई चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर भी विचार किया गया। कैबिनेट में 16वें वित्त आयोग पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने विभागवार प्रस्ताव तैयार कर अगले 5 वर्षों में अधिकतम वार्षिक फंड प्राप्त करने के निर्देश दिए। मंत्री विजय वर्गीय ने बताया कि वित्त आयोग ने अध्यक्ष अरविंद पंडिया की आगामी मध्य प्रदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार अधिकतम फंड प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। मोहन यादव जी की अध्यक्षता में अभी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और उसमें कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी हुई है, कुछ वर्तमान समय में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी भी स्वीकृति मिली है। और सबसे बड़ी बात है, जो 16वां फाइनेंस कमीशन आ रहा है, 16th फाइनेंस कमीशन, आप सभी जानते हैं कि 5 साल के लिए राज्य सरकार को कितना फाइनेंशियल सपोर्ट केंद्र से मिले। हर राज्य चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया सभी विभागों को कि वे अपने अपने विभाग में किस प्रकार 5 साल की प्लानिंग करके, और हम 16वें वित्त आयोग के सामने अपनी बात रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा केंद्र सरकार से राज्यों को मिल सके। अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष है, देश के माने माने अर्थशास्त्री, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे, वो यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक ध्येय वाक्य रहता है, ज्ञान पर ध्यान, और ज्ञान से उनका तात्पर्य है गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी शक्ति। तो ये ज्ञान से ध्यान पे हमारी सरकार ने
शुरुआत प्रारंभ कर दी है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। हम युवाओं को एक नई दिशा, उनके कौशल का सही उपयोग, उनकी आर्थिक स्थिति सही हो, उनको गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, अच्छा स्किल डेवलपमेंट हो, इस दिशा में एक समेकित तकनीकी शिक्षा विभाग, कौशल विभाग, कौशल और रोजगार विभाग तथा युवा खेल कल्याण विभाग, तीनों विभाग मिलकर और स्वामी विवेकानंद जयंती पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने वाले हैं। इसका उद्देश्य होगा युवा का सर्वांगीण विकास, शिक्षा के क्षेत्र में भी युवा आगे बढ़े, कौशल के क्षेत्र में भी युवा आगे बढ़े और वो रोजगार से कैसे जल्दी से जल्दी जुड़े। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है नई शिक्षा नीति के माध्यम से कि शिक्षा रोजगार देने वाली हो और हमारा युवा भी रोजगार देने वाला बने। तो इसी को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने वाले हम 12 तारीख को। इसमें सभी विभागों से बाकी इसके सदस्य रहेंगे, पर मूल रूप से तकनीकी शिक्षा, कौशल विभाग, रोजगार विभाग और युवा कल्याण विभाग इसको हेड करेंगे और ये सब मिलकर और सब विभागों से तालमेल करके हम सिर्फ युवाओं को फोकस करेंगे। कुल मिलाकर युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए, आज भारत देश का सबसे युवा, दुनिया का सबसे युवा देश कहलाता है। हमारे यहाँ 27% आबादी युवाओं की है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी ऊर्जा का सदुपयोग करना, उसमें मध्य प्रदेश एक मिशन की तरह ले रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मिशन को बहुत गंभीरता से लिया और सभी माननीय मंत्रियों से अनुरोध किया कि अपने अपने विभाग में भी हम युवाओं को किस प्रकार जोड़कर रोजगार दे सकें, इसके लिए काम करने के लिए हमें निर्देश दिए हैं। जैसे अब प्रतिस्पर्धा की तैयारी करना, तो तैयारी करने के लिए हमने अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए कोचिंग क्लास तो हमने चलाई थी, पर फिर भी कुछ सिलेक्टिव ऐसे गरीब विद्यार्थी हों, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के नहीं हो, वे यदि प्रतिस्पर्धा में भाग लेना चाहें और उन्हें कोचिंग की आवश्यकता है तो सरकार वो भी उपलब्ध कराएगी। कुल मिलाकर युवाओं से संवाद बढ़ाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, उनकी योग्यता का सदुपयोग करना, उनकी क्षमता बढ़ाना, इसका उद्देश्य है। युवा शक्ति को रचनात्मक दिशा में ले जाना, ये इसका मूल उद्देश्य है। मैं समझता हूँ कि हम इस मिशन के लिए सरकार बिल्कुल जहाँ वित्त की व्यवस्था करना होगी वो वित्त की व्यवस्था भी हम करेंगे। एक और आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी करना। तो किसानों से संबंधित जितने भी उपक्रम हैं, चाहे वो दूध उत्पादन का हो, चाहे मछली उत्पादन का हो, इन सब को हम कैसे वृद्धि कर सके, एक बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है। मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसके बीच में एक अनुबंध हम कर रहे हैं और सारी दूध के उत्पादन, दूध का परिवहन, दूध का चिलिंग, दूध की प्रोसेसिंग, दूध की पैकिंग और मार्केटिंग, ये सब अभी किसान करता है। अभी हमारे यहाँ दूध डेयरी भी है और निश्चित रूप से जिस क्षमता के साथ चलना चाहिए उस क्षमता के साथ नहीं चल पा रही है। हम फोकस करेंगे इसमें प्रोफेशनल लोगों को भी जोड़कर कैसे हमारा सांची। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।